डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर पीएम मोदी ने किया राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण। लखनऊ के प्रेरणा स्थल से बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमारी सरकार ने गिराई 370 की दीवार, पहली बार बुनियादी सुविधाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक। छत्तीसगढ़ सरकार का गार्ड ऑफ ऑनर पर महत्वपूर्ण फैसला। कई मामलों में गार्ड ऑफ ऑनर की औपनिवेशिक परंपरा किया समाप्त। गृह विभाग ने नियमों में संशोधन का जारी किया आदेश। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की औपचारिक शुरुआत। पहली उड़ान से यात्रा करने के लिए बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट उमड़े। कई यात्री अपनी पारंपरिक वेशभूषा में एयरपोर्ट पहुंचे। आज देश भर में क्रिसमस की धूम। नई मुंबई के तलोजा स्थित आरएएफ परिसर में चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। सभी धर्मों के जवानों ने एकजुट होकर प्रार्थना सभा में लिया भाग। करीब 17 वर्ष तक लंदन में स्वनिर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटे बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान। ढाका में रहमान ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। तारिक ने एक समावेशी बांग्लादेश बनाने का किया आह्वान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यह प्रेरणा स्थल लखनऊ के वसंत कुंज इलाके में बनाया गया है। इस राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण केंद्र ने आजाद भारत के महानायकों की विरासत को सम्मान देने के लिए कराया है। पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसमें से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा मूर्तिकार राम तुषार ने बनाई है। राम तुषार ही स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा माटू राम ने तैयार की। पीएम मोदी के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन के उत्सव को भी याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक केवल गरीबी हटाओ जैसे नारों को शासन माना गया, लेकिन अटल जी ने सुशासन को जमीन पर उतार कर दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को निर्णायक दिशा दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था को सिरे से खारिज किया, जो आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में लागू थी और भारत की अखंडता के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। अटल जी ने लिखा था, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने लोक भवन स्थित अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सीएम ने महामना मदन मोहन मालवीय, राजा बिजली पासी की जयंती पर उन्हें नमन किया और क्रिश्चियन बंधुओं को क्रिसमस की भी बधाई दी। सीएम योगी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पावन जयंती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को विकास के नए विजन के साथ बढ़ाने का कार्य किया। यह वर्ष विशेष है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। अटल जी की कविताओं के काव्य पाठ, उनके लेखन पर वाद विवाद, पत्रकारिता, संसद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अटल जी महत्वपूर्ण भाषण आदि को लेकर पूरे देश में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में अनेक कार्यक्रम भी हुए। सीएम योगी ने कहा कि अटल की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के आगरा के बेटेश्वर में है। उनकी उच्च शिक्षा कानपुर और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत बलरामपुर से शुरू हुई थी। संसद में उन्होंने सार्वजनिक समय तक उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। अटल बिहारी वाजपेयी का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को प्रेरणा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाजपेयी जी कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदृष्टा नेता थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण को नई दिशा प्रदान की। उनका संपूर्ण जीवन सुशासन, संवेदनशीलता एवं सर्वसमावेशी विकास के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाकर लोकहित को सर्वोपरि रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाजपेयी जी के विचार आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार पारदर्शी प्रशासन, त्वरित निर्णय एवं जनहितकारी नीतियों के माध्यम से विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य सरकार, कोल मंत्रालय और कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों के बीच कोयला एवं खनन क्षेत्र की बेहतरी को लेकर काफी देर से तक सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान राज्य में कोल माइंस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श भी हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री ने कोल माइंस से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों सहित झरिया मास्टर प्लान, बेलगाड़ियां टाउनशिप परियोजना, गवर्नमेंट लैंड कंपनसेशन, खनन कार्य पूर्ण हो चुके भूमि की वापसी, शेष का रिव्यू, नई कोल खनन परियोजनाओं का संचालन इत्यादि मुद्दों पर राज्य सरकार का पक्ष रखा। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से ही कोल माइन से जुड़े समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि झरिया मास्टर प्लान तथा बेलगाड़िया टाउनशिप परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इन परियोजनाओं के तहत विस्थापित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सकेगा। जल्द झरिया मास्टर प्लान हेतु पूर्वकालिक सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में संबंधित अधिकारियों ने खनिजों पर मिलने वाली रॉयल्टी, विस्थापितों का पुनर्वास, नौकरी और मुआवजा, सरकारी भूमि पर जमाबंदी को लेकर नीतिगत निर्णय पर जोर दिया। वहीं शेष का रिव्यू,
रिकॉन्सिलिएशन कार्य में राज्य सरकार द्वारा मदद प्रदान किए जाने पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी किए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराजगी व्यक्त की। दरअसल रांची के धुर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई एक बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र के इस फैसले का विरोध करते हुए बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भाजपा पर भी खुलकर हमला बोला, तो वहीं उन्होंने राज्यवासियों को क्रिसमस पर्व और नए साल की शुभकामनाएं दी। कवर्धा विधायक और मंत्री विजय शर्मा ने आज अपने कवर्धा निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर पर महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जानकारी साझा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्य दौरों, निरीक्षण और आगमन प्रस्थान के दौरान दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर की औपनिवेशिक परंपराओं को समाप्त कर दिया। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर गृह विभाग ने नियमों में संशोधन का आदेश जारी किया, तो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस निर्णय का उद्देश्य पुलिस बल को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त कर उनकी कार्यक्षमता का बेहतर उपयोग कानून व्यवस्था और जनसेवा में करना है। हालांकि मुख्यमंत्री प्रवास, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, शहीद पुलिस स्मृति दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राजकीय समारोह और संवैधानिक पदों के लिए प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। गार्ड ऑफ ऑनर की कितनी प्रासंगिकता है, कितनी उपयोगिता है, इस बात की समीक्षा करते हुए सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया। सभी मंत्री अनवरत जिलों के प्रवास में रहते हैं, तो एक बड़ी संख्या गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया में लगी रहती है। बहुत परिश्रम होता है और इसलिए आने के समय से लेकर के जाने के समय तक लगातार वो बल वहाँ रह जाता है। इसकी प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता भी वर्तमान समय में कितनी है, इस बात सबकी चिंता करके निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है कि इसको समाप्त किया जाए छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री जी के लिए ये प्रक्रिया अवश्य रहेगी और जो साल में निर्धारित तिथियां हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, शहीद दिवस है, ऐसी कुछ तिथियां हैं, इन तिथियों के लिए भी ये प्रक्रिया गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया रहेगी। बाकी सामान्यतः अब इसको समाप्त किया गया। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की पत्नी के वायरल वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महिला वीडियो में अंकिता मर्डर केस में किसी वीवीआईपी गट्टू का जिक्र कर रही है, जिसके इशारे पर मर्डर हुआ। विपक्ष लगातार अब भाजपा पर हमलावर है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पूरे मामले पर कांग्रेस द्वारा मुद्दों को भटकाने का आरोप लगा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है, जिस महिला द्वारा वीडियो जारी किया जा रहा है वो निराधार है। देखो, एसआईटी की जांच में सब चीज़ पहले से ही जो है पुष्टि हो चुकी है हर चीज़ की, और कांग्रेस गड़े मुर्दे उठा रही है। कांग्रेस के पास तथ्य नहीं है। वो महिला सबसे पहले तो ये बताया, अगर उसके पास कोई तथ्य थे तो 3 साल तक उसने क्यों छुपा के रखे, किसके कहने पर छुपा के रखे, किस बात का इंतजार कर रही थी वो महिला। इसका मतलब स्वयं दोषी है। अपराध को छुपाना या अपराधी का साथ देना, ये भी अपने आप में एक स्वयं बड़ा अपराध है। तो पहले तो उस महिला के खिलाफ ही एफआईआर होनी चाहिए, और अगर उसके पास अब भी कोई पुष्ट सबूत हैं तो पुलिस के सामने रखे ना, मीडिया के सामने रखे, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस इधर उधर हवा में लटकते हुए मुद्दों को उठाकर 2027 का चुनाव एन के एन प्रकरण जीतना चाहती है, जो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के बस का नहीं है। और 2027 में कांग्रेस की हैट्रिक हार की उत्तराखंड में होने वाली है। मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सचिन चौधरी और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। महासचिव सचिन चौधरी पर जमीन के विवाद को लेकर फायरिंग का आरोप लगे हैं। जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। सोशल मीडिया में हंगामे के वीडियो वायरल होने लगे। वायरल वीडियो में कांग्रेस नेता सचिन चौधरी और उनके साथी पर राइफल से कई राउंड फायरिंग का भी आरोप लगा है। सचिन चौधरी पूर्व में भी विवादों में घिरे रहे हैं।
आज से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान सेवाओं की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इस ऐतिहासिक मौके पर पहली उड़ान से यात्रा करने के लिए बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचे। कई यात्रियों ने जैसे ही टिकट बुकिंग शुरू की, वैसे ही विशेष रूप से पहली फ्लाइट से सफर करने के लिए अपने टिकट पहले ही बुक कर लिए थे। यात्रियों में इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने को लेकर खासा उत्साह देखा गया। खास बात ये रही कि नवी मुंबई के कई भूमिपुत्र यानी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में एयरपोर्ट पहुंचे। पारंपरिक पोशाक में सजे यात्री न केवल यात्रा के लिए तैयार नजर आए, बल्कि उन्होंने इस पल को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें भी खिंचवाई। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत को क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे यात्रियों को सुविधा के साथ साथ नवी मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। नवी मुंबई हवाई अड्डे का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज बिंगाड़े ने। मुंबई का हवाई अड्डा आज से शुरू हो रहा है। हमारे साथ 22 कर जी है जो आज इस प्लेन से हैदराबाद जा रहे हैं। हम उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, क्या बताएंगे, नवी मुंबई का पहला हवाई अड्डा यहाँ से शुरू हो रहा है, कितनी खुशी है? बिल्कुल, नवी मुंबई का हवाई अड्डा पहले शुरू होने जा रहा है तो हमें बहुत बहुत खुशी है। इसका रीज़न ये है कि मुझे अभी 40-45 साल नवी मुंबई में हो गए। कच्चे रास्ते हमने यहाँ पे देखे हैं और बाइक पर हमने यहाँ पे ट्रैवल किया है। यहाँ पर जहाँ एयरपोर्ट था वहाँ पे हमने खाड़ी देखी है। तो सबसे पहले जिन्होंने ज़मीन दी और जिन्होंने यहाँ पे बलिदान दिया, जो लोगों ने मेहनत की, उन सबको मैं शुभकामना दे रहा हूँ। और दिबा पाटिल जी जो लोक नेता हैं यहाँ के सबसे बड़े, उनका नाम इस एयरपोर्ट को देना चाहिए। पहले फ्लाइट से अभी हैदराबाद जा रहे हैं। पहले हमने अक्सा एयर की फ्लाइट बुक की थी, लेकिन हमें मालूम पड़ा कि अरे वो सेकंड फ्लाइट है, हमको तो पहले ही फ्लाइट में जाना है, पहला उड़ान हमें करना है। ये हमें जो लग रहा था, तो ये इसके लिए हमने ये उड़ान लेने की एक मनोकामना की और आज हमारा उड़ान हो रहा है। यहाँ के लैंड ओनर्स ने, लोकल फार्मर्स ने अपनी ज़मीन जो है वो सैक्रिफाइस की है, वो हम सबके लिए प्रोवाइड की है, तो उनको भी ऑनर करना चाहिए, उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। इसीलिए हम ये एक डिमांड कर रहे हैं कि इस एयरपोर्ट को ऐतिहासिक तरीके से दीबा पाटिल जी, माननीय दीबा पाटिल जी, इनका नाम देना चाहिए करके। मैम, क्या लगता है आपको? आज बहुत खुशी हो रही है कि आज का ये सुनहरा दिन आया है कि नवी मुंबई में शादी होके यहाँ आई थी और यहाँ के एयरपोर्ट से आज जाने मिल रहा है। इससे सुनहरा दिन और कोई नहीं हो सकता है। ये 22 कर फैमिली थी जो आज नवी मुंबई से पहली फ्लाइट में उड़ान कर रही है। मनोज बिंगाड़े, एपीएन न्यूज़, नवी मुंबई एयरपोर्ट, महाराष्ट्र। क्रिसमस 2025 को लेकर आज राजधानी रांची के मेन रोड स्थित क्रिस्ट चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान भक्तिमय और आनंद में वातावरण बना रहा, जहां भारी संख्या में आए लोगों ने प्रभु यीशु का जन्म उत्सव मनाया। इस दौरान चर्च परिसर पहुंची हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने क्रिसमस की आकर्षक सजावट का जायजा लिया और साथ ही चर्च के सदस्य से बातचीत कर क्रिसमस की विशेष तैयारियों पर जानकारी ली। तारीख है और देश दुनिया भर में ये त्योहार मनाया जा रहा है और राजधानी रांची में भी इस त्योहार का जश्न और उत्साह आप देख सकते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं क्राइस्ट चर्च के बाहर और हम यहाँ आपको दिखाएंगे कैसी इस बार क्रिसमस की तैयारियां हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये त्योहार मनाया जा रहा है। हम पहुंच चुके हैं क्राइस्ट चर्च में। जी हाँ, ये आपको नज़ारा आप सीधा दिखाना चाहेंगे किस तरीके से भीड़ आपको नजर आ रही है। यहाँ पर प्रार्थना सभा के साथ जो है इस त्योहार की शुरुआत हुई है। सभी अपने परिवार के साथ लोग पहुंचे हैं। राजधानी रांची की ये भीड़ जो आज क्राइस्ट चर्च में नजर आ रही है, हम आपको ले चलते हैं अंदर की ओर और भी आपको नज़ारे दिखाते हैं अंदर क्या कुछ खास है आज क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस के फेस्टिवल के मौके पर। यहाँ पर आपको गार्डन में ये डेकोरेशन आपको दिखा रहे हैं। इस डेकोरेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये झारखंड टूरिज्म नेचर्स हिडन ज्वेल की तरफ से ये विंटर फेस्टा का और ये खास तरीके से ये जो तैयारी की गई है, ये डेकोरेशन उनकी तरफ से किया गया है। इसको हम यहाँ दिखाना चाहेंगे किस तरीके से क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन किया जाता है, क्योंकि इस ट्री के बिना ये फेस्टिवल बिल्कुल अधूरी है। इस ट्री की जो मान्यता है आपको बताना चाहेंगे, जर्मनी से इस क्रिसमस ट्री की
जो है सो क्रिसमस ट्री को सजाने की जो है परंपरा की शुरुआत हुई थी, वहीं से ये अब ग्लोबल हो चुका है। पूरी दुनिया भर में अगर क्रिसमस का फेस्टिवल मनाएंगे तो क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन होगा। ये पवित्र प्लांट है। अब हम आपको ले चलेंगे, लोगों का क्या कहना है ये हम आपको सुनाएंगे इस खास त्योहार की। कुछ बताइएगा आज इस त्योहार के बारे में। अच्छा, ये बहुत खास दिन है आज तो 25 दिसंबर सब क्रिश्चियन भाइयों के लिए। और ये सवेरे से ही मैंने यहाँ प्रत्येक सेशन में मैंने चर्च होता है, 4-5 सेशन चलता है चर्च का, और लोग जो विश्वासी भाई बहन हैं सब एकत्रित होते हैं और प्रभु यीशु की आराधना महिमा करते हैं। तो आपने सुना यहाँ पर क्राइस्ट चर्च के मेंबर से हमने बात की और उन्होंने क्या कुछ खास होता है इसकी भी जानकारी दी। तो प्रार्थना सभा हो चुका है, अब एक दूसरे से लोग मिलेंगे, तोहफे का आदान प्रदान करेंगे और उसके बाद इस त्योहार में घूमेंगे फिरेंगे और जश्न मनाएंगे, फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे। तो यहाँ पर अब इसी के साथ हमारे सहयोगी दीपक के साथ मुझे यही इजाजत दे। एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। शांति, भाईचारे और प्रेम का संदेश देने वाला क्रिसमस पर्व नवी मुंबई के तलोजा स्थित 102 बटालियन त्वरित कार्यवाही बल RAF के कैंपस में गुरुवार को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कैंपस स्थित चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इस प्रार्थना सभा में कैंपस में कार्यरत सभी धर्मों के जवानों ने एकजुट होकर भाग लिया। देश की सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर रहने वाले जवानों ने अपनी व्यस्त ड्यूटी से समय निकालकर इस कार्यक्रम में सहभाग किया। वर्तमान में कैंपस में लगभग 1100 जवान कार्यरत हैं, जिनमें से आधे से अधिक जवान अपने परिवारों के साथ इसी परिसर में निवास करते हैं। क्रिसमस के अवसर पर चर्च परिसर को आकर्षक सजावट से सजाया गया था। प्रार्थना के दौरान देश में शांति, सद्भाव और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थनाएं भी की गईं। इसके पश्चात जवानों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, जिससे उत्सव का आनंद और भी बढ़ गया। और जैसा कि 102 बटालियन हर साल यहाँ पे 102 का जो अपना चर्च है यहाँ पे क्रिसमस सभी के साथ बहुत ही हर्षोल्लास से मनाती है। जो यीशु के संदेश हैं, फादर हैं हमारे साथ में, यीशु के जो संदेश हैं उस संदेश को हमारे सभी लोगों के बीच में, जो हमारे वीर जवान हैं, उनके परिवार वाले हैं, सभी के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण से हम लोग यहाँ पे उस संदेश को सभी के पास पहुँचा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि सभी के जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। जो जवान हमारे बहादुर जो बॉर्डर पे देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत मेहनत करते हैं, उनको भी अलग अलग समय पे परेशानियां होती है, लेकिन अगर जो ईश्वर के संदेश हैं, यीशु के संदेश हैं, प्रेम सौहार्द के संदेश है, उसके साथ काम करेंगे तो बहुत ही जीवन को सुखमय तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। इन्हीं संदेशों को हम लोग सभी के साथ आज बहुत ही हर्षोल्लास से इस उत्सव को, इस क्रिसमस के त्योहार को एक मैसेज के रूप में अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व PM खलीदा जिया के बेटे तारिक रहमान अपने देश लौट आए हैं। रहमान करीब 17 वर्ष तक लंदन में स्वनिर्वासन में रहने के बाद ढाका आए। ढाका में BNP के नेताओं और समर्थकों समेत कई लाख लोग उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जुटे। शेख हसीना के देश से बाहर होने की स्थिति में आगामी चुनाव में BNP और तारिक रहमान को सबसे प्रमुख चेहरा माना गया है। वह फिलहाल बांग्लादेश के अगले PM के तौर पर सबसे मजबूत नाम है। BNP के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान के बांग्लादेश पहुंचने के बाद फोन पर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से बात की। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर ही तारिक रहमान और मोहम्मद यूनुस ने बीच यह बातचीत हुई। बांग्लादेश में 17 साल बाद वापसी करने के बाद तारिक रहमान एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में लाखों की तादाद में लोग जमा हुए। मोहम्मद यूनुस सरकार ने सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम किए थे। तारिक ने अपने भाषण में 1971 के मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जुलाई में हुए छात्रों के आंदोलन को याद किया। उन्होंने एक समावेशी बांग्लादेश बनाने का आह्वान किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।